अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के लेक्चर्स जो हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का जो सिलेबस है, जो कंप्लीट आउटलाइन है, उसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ की थी कि हमारे पास पेपर 2 में हमने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं वो पढ़ने हैं। उसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल सिस्टम है, यूके का है, चाइना का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है, टर्की है, इंडिया है, चाइना। अब ये डिफरेंट हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं। उसके अलावा हमने पाकिस्तान का भी पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस करना है, और पाकिस्तान के जो तीनों हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, 1956 का, 1962 का, 1973 का, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की गई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं, उनको भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब आपको ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आज हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन या उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमने दूसरे टॉपिक्स के भी कुछ सब पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो कि 2016 में पेपर में पूछा गया है। हर एक टॉपिक में आपके पास जो है वो पास्ट पेपर का एनालिसिस भी आएगा कि किस टॉपिक से, किस पॉलिटिकल सिस्टम से क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। अब ये देखें, 2016 में उसने पूछा है कि यूएसए का जो सेनेट है वो पूरी दुनिया का पावरफुल अपर हाउस कहलाता है, ठीक है। और साथ ही वो ये कहता है कि आप यूएसए के सेनेट यानी यूएसए का जो अपर हाउस है उसका एक कंपैरिजन करें पाकिस्तान के अपर हाउस और इंडिया के अपर हाउस के साथ। तो अब यहाँ पे देखें, एक तो मैं इस लेक्चर में यूएसए के सेनेट के सिस्टम को, उसकी पावर्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मेंशन करूँगी, और साथ में कंपैरिजन करूँगी इंडिया के सेनेट और साथ में पाकिस्तान के सेनेट के साथ, इनके जो अपर हाउसेस हैं उनके साथ। तो अब ये टॉपिक आपका यहीं पे तैयार हो जाएगा। अब मैं जब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे मैं पाकिस्तान के अपर हाउस या पाकिस्तान का जो सेनेट है उसकी पावर्स वगैरह मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि वो आज के टॉपिक में आपका कवर हो गया है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो हम कंपैरिजन में डिस्कस करेंगे। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं वो यूएसए के आज के लेक्चर में कवर नहीं होंगे, वो हम किसी और टॉपिक में जब एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो पूछता है कि यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी दुनिया का एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, या किसी भी तरह से वो कह सकता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट की आप जो पावर्स हैं वो एक कंपैरिजन ड्रॉ करें फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। तो वहाँ पे जब हम फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट की पावर्स जो होंगी ना वो वहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम जो है इस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। आज हम पढ़ते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो पॉलिटिकल सिस्टम है। उस पॉलिटिकल सिस्टम के की फ़ीचर्स डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये कब बनी, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब और क्यों बनाया गया। जैसे कि हमें पता है यूएसए जो है ये भी पहले ब्रिटिश की एक कॉलोनी थी, ठीक है। ब्रिटिश के रूल में जो है ये रही है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफरेंट जो स्टेट्स थी, जो कॉलोनीज़ थी, इन पे भी कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। अब ब्रिटिशर्स की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ थी बेसिकली रिलेटेड टू टैक्सेशन से रिलेटेड जो इनकी पॉलिसीज़ थी ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थी। उन्होंने अमेरिका के लोगों को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के मुख्तलिफ़ जो चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो इसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से और उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को डिनाई किया जाता रहा, उनके बेसिक राइट्स इन्फ्रिंज किए जाते रहे। इस सारे सिनेरियो के बाद जो है वहाँ पे जो है अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है। अब इस अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या था कि ब्रिटिश के रूल को जो है वो चैलेंज किया गया, और वहाँ पे फिर बाद में 4 जुलाई 1776 को जो है ना वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के थ्रू जो है वो अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे फिर उसके बाद स्टार्ट होता है कि जो यहाँ पे कॉलोनीज़ थी, 13 कॉलोनीज़ थी टोटल, ठीक है। अब इनके ऊपर कंट्रोल किसका था? ब्रिटिशर्स का।
अब जैसे ही ब्रिटिशर्स के कंट्रोल को ख़त्म किया जाता है, जुलाई 4 1776 को इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर की जाती है। तो ये तीनों कॉलोनीज़ जो हैं ये पहले मिल के एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट करती हैं कन्फेडरेशन का। अब दो सिस्टम होते हैं, एक होता है फेडरेशन, दूसरा सिस्टम होता है कन्फेडरेशन। इसका डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे। फेडरेशन जो होता है, जैसे कि हमने पाकिस्तान के सिस्टम्स में पढ़ा है, हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़े थे, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है, फेडरेशन क्या होती है और कन्फेडरेशन क्या होती है। पहले आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के ज़रिए इन कॉलोनीज़ को आपस में मिलाया गया, लेकिन फिर उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम स्टार्ट हुआ तो फ़िलाडेल्फिया में 1787 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन होती है, जिसमें यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट भी किया जाता है और उसको फिर अडॉप्ट भी किया जाता है। और फाइनली 1789 में जो है एक फेडरल रिपब्लिक क्रिएट की जाती है। अब फेडरल रिपब्लिक का क्या मतलब है कि आपके पास एक फेडरल गवर्नमेंट है जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और इस फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपकी फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे। अब ये फेडरेटिंग यूनिट्स जिनको हम स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस भी कहते हैं, अमेरिका में इन फेडरेटिंग यूनिट्स को स्टेट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज़ भी याद रखिएगा कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी, आज़ादी के वक्त अमेरिका की टोटल कितनी स्टेट्स थीं, तो ये 13 थी। बाद में मिलके ये जो है अब करंटली ये 50 स्टेट्स हैं। और रिसेंट जो इशू चला हुआ है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा को जो है वो यूएसए की 51st स्टेट जो है वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली जो है वो 50 स्टेट्स हैं और इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे सिस्टम क्या है, ये फेडरल रिपब्लिक है कि एक इनकी फेडरल गवर्नमेंट है, बाकी फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में, हर स्टेट में क्या है, अपनी अपनी एक गवर्नमेंट है, और वहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग उनके लॉज एंड रूल्स वगैरह हैं। और सेंट्रल लेवल पे एक पूरी यूएसए का जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कब बनाया गया, 1789 में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। ये हमारे पास जो है वो इसकी हिस्ट्री थी। अब हम बात करते हैं की फ़ीचर्स पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फ़ीचर ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हम पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ते आए हैं कि ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ईच एंड एवरीथिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में है। अब इसके टोटल आर्टिकल्स हैं 7, ये याद रखिएगा, और इनमें जो अमेंडमेंट्स की गई हैं वो 27 है। ये बहुत ब्रीफ और शॉर्ट फॉर्म में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रॉपर प्रीएम्बल तैयार की गई है। प्रीएम्बल में मेंशन किया है कि यूएसए जो है ये एक परफेक्ट यूनियन है। ठीक है, जो इस्टेब्लिश करेगा जस्टिस को और इंश्योर करेगा डोमेस्टिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे पीस को, स्टेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करेगा, और प्रोवाइड करेगा कॉमन डिफेंस। कॉमन डिफेंस का क्या मतलब है कि जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक फेडरल सिस्टम है, तो इस फेडरल सिस्टम के जितने भी फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे, जितनी भी स्टेट्स होंगी, उनको डिफेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। प्रोमोट जनरल वेलफेयर, और सारे लोगों की वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी, और जो लिबर्टी है या फ्रीडम है उसको जो है प्रोमोट किया जाएगा। ये इसका प्रीएम्बल है। उसके बाद हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया है। तो ये प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब ज़रा रिकॉल करें, हमने जो डिफरेंट पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स पढ़े हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स, उसमें एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था जिसने हमें जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने पहले ये अपनी फ़िलासफ़ी दी थी सेपरेशन ऑफ पावर्स की, फिर उसी को यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हुए अडॉप्ट किया गया था। कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या, आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि कोई भी जो स्टेट होती है ना, उसके जो फंडामेंटल ब्रांचेस होती हैं वो 3 होती हैं।
एक आपकी लेजिस्लेचर है जिसने सारा कानून साजी का काम करना है, दूसरी आपकी एग्जीक्यूटिव है जिसने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करना है, तीसरी आपकी जुडिशियल है, जुडिशरी जिसको कहते हैं, उसका क्या काम होता है कि उसने एक आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन, उसके इंटरप्रिटेशन का काम करना है और फिर उसने जस्टिस को प्रिवेल करना है। तो इन तीनों ब्रांचेस की अपनी अपनी पावर्स हैं। पावर्स को सेपरेट कर दिया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है। कुछ पावर्स लेजिस्लेचर को दे दी हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव को दे दी हैं, कुछ जुडिशरी को दे दी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है। फिर है चेक्स एंड बैलेंसेस। अब ये देखें, जब सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दी गई है, जो पावर्स लेजिस्लेचर की है वो वही यूज़ करेगा, तो हो सकता है कि वो मोनोपोली की तरफ चले जाए, यानी कि अपनी पावर्स को मिसयूज़ भी वो कर सकता है। लेकिन इसी मिसयूज़ को या अथॉरिटेरियनिज़म को या एब्सोल्यूटिज़म को ख़त्म करने के लिए एक और सिस्टम बनाया है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि जो लेजिस्लेचर का काम है उसको चेक भी किया जाएगा। अब उसको चेक कौन करेगा? या तो उसको एग्जीक्यूटिव चेक करेगी या फिर उसको जुडिशरी चेक करेगी। जो जुडिशरी का काम है उसको भी चेक और उसको बैलेंस किया जाएगा, या वो लेजिस्लेचर करेगी या एग्जीक्यूटिव करेगी या दोनों करेंगी। फिर आपके पास एग्जीक्यूटिव की ब्रांच है। अब एग्जीक्यूटिव को भी हमने अथॉरिटेटिव नहीं बनने देना, उसकी पॉलिसीज़, उसके एक्शंस, उसके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ऊपर भी एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और वो चेक रखेगी आपकी एग्जीक्यूटिव। इस तरह से तीनों ब्रांचेस को एक तरफ सेपरेट पावर्स दी गई हैं और दूसरी तरफ इनकी पावर्स के ऊपर एक दूसरे का चेक भी रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिस्टम है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि पावर्स जो हैं वो डिवाइड कर दी हैं। कुछ पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके पास हैं, और बाकी पावर्स जो हैं वो किसके पास हैं? स्टेट्स के पास, फेडरेटिंग यूनिट्स के पास। फिर सुप्रीमेसी क्लॉज है। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 6 है वो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ होगा। ठीक है, कि स्टेट में जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे वो किसको फॉलो किया जाएगा? वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बिल ऑफ राइट्स के पहली जो 10 अमेंडमेंट्स की गई। टोटल कितनी अमेंडमेंट्स हैं? 27। लेकिन जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स की गई थी ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, असेंबली, पिटिशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनरीजनेबल सर्चेस, ये सारी जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये बिल ऑफ राइट्स के थ्रू डिफरेंट अमेंडमेंट्स करके जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाए गए हैं। अब अमेंडमेंट का प्रोसेस इसका जो है ये एक रिगरस प्रोसेस है। एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है, एक स्ट्रिक्ट पैथवे जो है उसको फॉलो किया जाता है। फिर ये जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट की जाती है। अब देखें कि कहाँ 1780s में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है और अब ये 2025 आ गया है और अभी तक सिर्फ यहाँ पे 27 अमेंडमेंट्स हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट्स क्यों ज़्यादा नहीं हुई? क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिगरस है। अब होता ये है कि आपके जो हाउस ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, वो इसको पास करती है, तो लेकिन इस अमेंडमेंट को जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स तकरीबन, वहाँ से भी इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो ज़रूरी होती है। पाकिस्तान की आप बात करें, हमने पाकिस्तान अफेयर्स में जो सिस्टम्स पढ़े थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशंस, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन की थी कि पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है, अभी हमने रिसेंटली 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखी भी है, वो कैसे पास होती है। आपके नेशनल असेंबली में उसको पास करवाया जाता है, फिर आपके सेनेट में पास करवाया जाता है और फाइनली आपका प्रेसिडेंट जो है उस पर सिग्नेचर करें तो जी आपका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाता है। फेडरेटिंग यूनिट्स यानी कि प्रोविंसेस का कोई इसमें रोल जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा जो अमेंडमेंट का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा रिगरस नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल है। लास्ट पे है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जुडिशरी की ब्रांच जो है उसके इंडिपेंडेंट रखा गया है। ऊपर जो सेपरेशन ऑफ पावर का सिस्टम है वो भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जो तीनों ब्रांचेस हैं उनके अंदर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है और जुडिशरी को जो है वो किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है उसके ऊपर नहीं होगा।
इंडिपेंडेंटली जुडिशरी जो है वो वर्क करेगी। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू का राइट भी देता है, ठीक है, कि जुडिशियल रिव्यू वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लॉ जो है उसको इनवैलिडेट कर सकते हैं, कोई भी एग्जीक्यूटिव का एक्शन जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसको भी जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इनवैलिडेट कर सकती है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है यूएसए का। चले अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए पॉलिटिकल सिस्टम। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट के एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कुछ पावर्स दी हैं, बाकी पावर्स जो हैं वो किसके पास है? फेडरेटिंग यूनिट्स यानी प्रोविंसेस के पास। फिर आपकी है लेजिस्लेटिव ब्रांच, कांग्रेस। अब लेजिस्लेटिव ब्रांच इसकी बाई कैमरल है, दो इसके हाउसेस हैं, एक इसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा इसका हाउस ऑफ सेनेट है। हाउस ऑफ सेनेट के टोटल मेंबर्स 100 हैं। अब टोटल मेंबर सेनेट के कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी है, यानी कि जितनी स्टेट्स मौजूद हैं, टोटल कितनी है? 50 स्टेट्स, उनकी पॉपुलेशन को कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी को फॉलो करते हुए हर स्टेट से 2 सेनेटर्स जो हैं वो लिए जाते हैं और टोटल सेनेटर्स कितने हुए? 100। दूसरा हमारे पास है कि इनका टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 साल तक का एक जो है सेनेटर का टर्म होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके टोटल मेंबर हैं हमारे पास 435 मेंबर्स और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। पाकिस्तान में भी यही सिस्टम है, जो हमारी नेशनल असेंबली है वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जिस प्रोविंस की ज़्यादा पॉपुलेशन है उसकी सीट्स ज़्यादा हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस स्टेट की, अमेरिका की जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीट भी ज़्यादा हैं। फिर अगर कोई भी मनी बिल इनिशिएट करना है या फिर इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी है तो वो कहाँ से इनिशिएट होती है? वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से होती है, ये इसकी पावर है। लॉ मेकिंग का प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस, अ बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ चैम्बर्स, दोनों चैम्बर से अगर वो पास होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से और सेनेट से, फिर वो साइन होगा किससे? प्रेसिडेंट से, और फिर वो लॉ बनेगा। एग्जीक्यूटिव, ये सेकंड ब्रांच है। पहली हमने डिस्कस की लेजिस्लेटिव ब्रांच, अब हम डिस्कस करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब एग्जीक्यूटिव क्या है? क्योंकि यूएसए का जो हमारे पास सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपका प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। अब वही आपका चीफ एग्जीक्यूटिव है, 4 साल का फिक्स्ड टेन्योर इसका होता है और उसने अपनी कैबिनेट खुद बनानी है। वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे को किसी भी मिनिस्ट्री का जो है वो दे सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट उसको दे सकता है, वो किसी भी बंदे को एम्बेसडर बना सकता है और उसका कांग्रेस का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। यानी कि प्रेसिडेंट ना खुद कांग्रेस का हिस्सा होता है और ना ही इसकी कैबिनेट जो है वो कांग्रेस का हिस्सा होती है। अब प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट बनता है तो उसका पहला काम अपनी कैबिनेट बनाना होता है, अपनी काबीना बनाना होता है। वो क्या करता है? अपनी मर्ज़ी के बंदे उठाता है और उनको मिनिस्ट्रीज़ देता है। लेकिन यहाँ पे देखें, इसकी पावर पे एक चेक ये रखा जाता है कि प्रेसिडेंट अपने उन नामों को जो है वो सेनेट को भेजेगा और वहाँ से फिर उनका अप्रूवल होता है, फिर उसको जो है वो मिनिस्ट्री दी जाती है, या फिर अगर रेजिग्नेशन वगैरह करना हो तो फिर वो जो है वहाँ से उसका अप्रूवल लिया जाता है। फिर हमारे पास है जुडिशियल ब्रांच, जुडिशरी। अब इसकी एक तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है यूएसए की, जो हाईएस्ट कोर्ट होती है, उसके 9 जस्टिस हैं, ठीक है, और एक उसमें चीफ जस्टिस है ओरिजिनल। और ये एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन है। एपिलेट कोर्ट होती है हाईएस्ट कोर्ट जहाँ पे अपील की जाए और उसका जो डिसीजन है वो फाइनल कंसीडर किया जाए, उसको कहीं पे भी चैलेंज ना किया जा सके, जैसे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। फेडरल कोर्ट्स भी हैं जिसमें उनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, ट्रायल कोर्ट्स जिनको कहा जाता है, कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू आ जाता है। जुडिशियल रिव्यू का राइट जो है वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है, कि अगर आपकी एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी भी किस्म का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है तो जुडिशरी जो है वो अपना जुडिशियल रिव्यू का राइट यूज़ करते हुए जो है उस पर एक्शन ले सकती है। फिर हमारे पास है पॉलिटिकल कल्चर एंड इलेक्टोरल सिस्टम।
अब पॉलिटिकल कल्चर इनका 2 पार्टी सिस्टम है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एलॉन मस्क जो है उन्होंने एक नई पार्टी, अमेरिकन पार्टी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है। आगे जाके देखेंगे कि उनका क्या सिस्टम बनता है, वो आगे सरवाइव भी करती है या फिर उसको वापस अबॉलिश कर दिया जाता है। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पे, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम हर लीप ईयर यानी कि 4 साल बाद जो है ये होता है, ठीक है। और इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है यहाँ पे कि आपके जो लोग हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज को इलेक्ट करते हैं और वही इलेक्टोरल कॉलेज जो है फिर बाद में आपके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा मिड टर्म इलेक्शंस भी होते हैं, हर 2 साल बाद जो है अब वो कांग्रेस के इलेक्शंस होते हैं और दोबारा से उन सीट्स पे जो है न्यू कैंडिडेट्स, न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। अब वोटिंग राइट्स की अगर बात की जाए कि वोटिंग राइट जो है ये मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स के थ्रू जो है ये लोगों को दिए गए। 15th अमेंडमेंट, 19th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, इसमें सारे जो एडल्ट सिटीजन्स हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक एज है 18 ईयर्स है, उसमें जो है लोगों को राइट दिया जाता है कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, जेंडर और वेल्थ। अब हमारे पास है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट जो है ये क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रेसिडेंट की पावर्स कौन कौन सी डिफ़ाइन करता है। तो टोटल आर्टिकल्स जो हैं वो 7 है, ठीक है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 जो है ये डिफ़ाइन करता है प्रेसिडेंट की पावर्स को। अब प्रेसिडेंट क्या है? वो हेड ऑफ़ स्टेट भी है और वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी है। ये हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पढ़ा हुआ है। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आपका जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ़ स्टेट भी है और वही हेड ऑफ़ गवर्नमेंट भी है। अब दूसरी तरफ अगर हम प्रेसिडेंट की पावर्स देखें तो प्रेसिडेंट के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उसके पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और कुछ उसके पास जो है वो जुडिशियल पावर्स हैं। तीनों टाइप्स की पावर्स हैं। अब पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स की कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 और उसका सेक्शन 1 जो है वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो यूएसए का है उसके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब वो कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं? एक तो ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, गवर्नमेंट को ये खुद हेड करता है। और फिर इसके पास जो पहली पावर होती है अपॉइंटिंग फेडरल ऑफिशियल्स, इसने अपनी फेडरल ऑफिशियल्स को खुद अपॉइंट करना होता है। मिसाल के तौर पे इसने अपनी काबीना बनानी है, कैबिनेट बनानी है, उसके मेंबर्स ये खुद नॉमिनेट करता है या अपॉइंट करता है। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये अपॉइंट करता है। मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो हैं उनके डायरेक्टर्स ये खुद अपॉइंट करता है। एम्बेसडर्स जो होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके यूएसए को रिप्रेजेंट करते हैं उनको भी प्रेसिडेंट जो है वो खुद अपॉइंट करता है, ठीक है। ये सारी अपॉइंटमेंट्स उन्हीं के प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन ये सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं इनकी कंफर्मेशन जो है वो सेनेट से लेना ज़रूरी है। अब यहीं पे देखिएगा, 1 मिनट, ऊपर मैंने जब की फ़ीचर्स बताए थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, वहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि तीनों जो ब्रांचेस हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर चेक रखे हुए हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स तो कर दी गई हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर चेक भी रखा है। अब ये देखिएगा, प्रेसिडेंट के पास पावर थी अपॉइंटमेंट करने की, उसने सारे फेडरल ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना है, लेकिन सेनेट कंफर्म करेगा तो उसकी अपॉइंटमेंट होगी। अब ये देखिए कि आपकी जो लेजिस्लेचर है उसका एक चेक रख दिया गया है प्रेसिडेंट की पावर्स पे, ठीक है। तो इसी तरह से आपने चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करना है। साथ में है इशूइंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सारे कौन देगा? आपका प्रेसिडेंट देगा। उसके नीचे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको कहेगा ये प्रोजेक्ट हमने करना है, ये काम करना है। सारी डायरेक्शंस किसकी तरफ से आएंगी, सारे ऑर्डर्स किसकी तरफ से आएंगे? वो हमारे पास प्रेसिडेंट की तरफ से आएंगे, ठीक है। सुपरवाइजिंग फेडरल ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी को सारा सुपरवाइज भी इसने करना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव जो है जब उसने डिफरेंट पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है तो ब्यूरोक्रेसी जो है उन्हीं पॉलिसीज़ की एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो यूज़ होती है। ब्यूरोक्रेसी तो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, तो उनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ करना जो है वो किसका काम है? प्रेसिडेंट का काम है।
फिर है रिमूविंग एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिशियल्स। अब वो ऑफिशियल्स जिसको उसने अपॉइंट किया है उनको रिमूव करने की अथॉरिटी भी जो है, पावर जो है वो भी किसके पास है, वो भी प्रेसिडेंट के पास है कि वो किसी भी ऑफिशियल्स को किसी भी टाइम जो है वो रिमूव कर सकता है। नेक्स्ट इसके पास है कि प्रेसिडेंट जो यूएसए का होता है वही कमांडर इन चीफ है। आर्टिकल 2 सेक्शन 2 ये एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंट जो होगा अमेरिका का वही कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का और नेवी का। उसके अलावा इसके पास क्या पावर्स हैं कि ये डायरेक्ट करेगा मिलिट्री स्ट्रेटजी को और ऑपरेशंस को, ऑर्डर करेगा मिलिट्री इंटरवेंशंस को कि कहाँ पे हमने इंटरवीन करना है, कहाँ पे हमने वॉर स्टार्ट करनी है, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे भी सेनेट का चेक है कि वो जो प्रेसिडेंट है ना वो यहाँ पे प्रपोज़ल दे सकता है कि हमने फ़लाँ कंट्री में जो है वो वॉर करनी है, वहाँ इंटरवेंशन करनी है, कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, लेकिन फ़ाइनल अप्रूवल जो है ना वो सेनेट का होगा। अगर सेनेट कहेगी कि जंग शुरू कर दें, वॉर कर दें, तो फिर ही हो सकता है। लेकिन हमें हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं जहाँ पर डिफरेंट प्रेसिडेंट्स ने सेनेट के अगेंस्ट जाके, यानी कि सेनेट ने अप्रूवल नहीं भी दिया वॉर का, लेकिन इन्होंने वॉर की। जैसा कि कोरियन वॉर, वो भी कांग्रेशनल डिक्लेरेशन के बगैर हुई थी। वियतनाम की जो वॉर है जो कि प्रेसिडेंट जॉनसन ने की, और उसके अलावा इराक वॉर जो है प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने, वाशिंगटन बुश ने की, वो कांग्रेशनल अथॉराइजेशन की, यानी कि कांग्रेस ने अथॉरिटी दी, उसने अप्रूवल दिया, फिर जो है ये वॉर हुई। अब रिसेंट आपने अमेरिका ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, अब उसमें क्या था, प्रेसिडेंट ने, हालांकि उनके सेनेट जो थे, सेनेटर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया था इस अटैक को, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उसने खुद ही जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये किया। वो इस चीज़ को जो है, अपनी पावर को जो है वो मिसयूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास है डिप्लोमेटिक पावर। जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं कि वो फॉरेन अफेयर्स, ऑब्वियसली जब वो एक हेड ऑफ़ गवर्नमेंट है तो वहीं पे वो हेड ऑफ़ स्टेट भी है। तो जो हेड ऑफ़ स्टेट होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है यूएसए का वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी करता है। डिप्लोमेटिक जो निगोशिएशंस हैं, टॉक्स हैं, डिफरेंट जो ट्रीटीज़ साइन करनी है, वो सारा कुछ जो है वो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन ट्रीटी का जो अप्रूवल होना है वो कौन करेगा, वो सेनेट करेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं जहाँ पे जो लीडरशिप थे, जो एग्जीक्यूटिव थी, यानी कि हेड ऑफ़ स्टेट जो था, वो उस निगोशिएशन में इन्वॉल्व होना चाहता था, वो ट्रीटी को रेटिफाई करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने अप्रूव उस चीज़ को नहीं किया। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, वहाँ पे यूएस ने जो है वो विड्रॉ किया, और उसकी भी बेसिक रीज़न जो है वो यही है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड जो है उसने नहीं साइन किया। फिर हमारे पास आ जाती है लेजिस्लेटिव पावर। अब प्रेसिडेंट के पास जो है वो लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून साजी, और कानून साजी करती कौन है, कांग्रेस करती है। अब होता क्या है कि कांग्रेस ने अगर कोई भी बिल बनाया है, कोई लॉ पास किया है, वो फाइनल सिग्नेचर के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास आता है, वो प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट के साइन उसके ऊपर होंगे तभी वो लॉ बनेगा। अब प्रेसिडेंट के पास पावर्स है वीटो पावर की। अगर वो उस लॉ, उस अमेंडमेंट के या उस बिल के ऊपर साइन नहीं करता तो वो वापस कोई भी ऑब्जेक्शन लगा के जो है कांग्रेस को भेज सकता है कि आप इस अमेंडमेंट को या इस बिल को दोबारा से देखें, इसको रिविज़िट करें। तो वहाँ पे फिर कांग्रेस के पास अथॉरिटी होती है कि वो 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है उसको ओवरराइड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अब पॉकेट वीटो का पता क्या है, एक तो वीटो है ना जिस पे ऑब्जेक्शन लगा के प्रेसिडेंट उस चीज़ को वापस भेज देगा। पॉकेट वीटो ऐसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया अप्रूवल के लिए, पास होने के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए, और दूसरी तरफ सेशन जो है वो ख़त्म होने वाला है,
थोड़ी देर रह गई है, जो असेंबली का सेशन होता है ना उसका ड्यूरेशन होता है कि वो कितने दिन चलेगा। फिर उसके बाद अगर सेशन ख़त्म होने वाला है और प्रेसिडेंट उस बिल को अपने टेबल पे ही रहने देता है, उसको वापस भी नहीं भेजता, उसके ऊपर सिग्नेचर भी नहीं करता, और असेंबली का जो सेशन का टाइम है वो भी ख़त्म हो जाता है, तो वो फिर खुद ब खुद जो है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये कहलाती है पॉकेट वीटो। और दूसरी तरफ हमारे पास प्रेसिडेंट की एक लेजिस्लेटिव पावर ये भी है कि अगर कांग्रेस का सेशन नहीं है, ठीक है, तो फिर भी उसका जो है अर्जेंट सेशन कॉल किया जा सकता है, और ये पावर जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और सॉरी प्रेसिडेंट जो यूएसए का है उसके पास होती है। फिर हमारे पास है जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर ये है यूएसए के प्रेसिडेंट के पास कि जितनी भी फेडरल जजेस हैं उनकी नॉमिनेशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस जो हैं, उनके जो जजेस हैं, उनकी नॉमिनेशन भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ये सारी जो नॉमिनेशंस हैं इनकी कंफर्मेशन कौन करेगा? सेनेट करेगा। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पार्डन की भी जो है वो पावर होती है कि किसी भी कैदी को जो है वो माफ़ी दी जा सकती है। जैसा कि हमने एक अमेरिका की हिस्ट्री में ना एक केस पढ़ते हैं रिचर्ड निक्सन का, जो कि हमारे पास काफ़ी कंट्रोवर्शियल एक केस है। तो वहाँ से जो है इन्होंने रिज़ाइन भी किया था। रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, लेकिन उनको जो है प्रेसिडेंट गेरल्ड फोर्ड जो है उन्होंने क्या किया था? पार्डन दे दिया था, माफ़ कर दिया था। और ये उन्होंने अपनी यही पावर्स जो उनकी थी जुडिशियल पावर्स, उन्हीं को यूज़ करते हुए जो है वो किया था। फिर हमारे पास है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल पावर्स। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स होती हैं कि वो कैबिनेट ऑफिशियल्स, एम्बेसडर्स, फेडरल जजेस, डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल एजेंसीज, जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं जैसे कि CIA हो गया या बाकी मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, उनके डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करना। अपॉइंट भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और किसी भी बेस पे अगर उनको रिमूव करना है तो वो भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन फाइनल जो कंफर्मेशन है वो कौन देगा? वो सेनेट देगा। चेक्स एंड लिमिटेशंस ऑन प्रेसिडेंशियल पावर। अब देखें पावर्स मैंने आपको बता दी कि हमारे पास जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव, कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव, कौन सी जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि उसकी पावर्स पे किस तरह से चेक रखा जाता है। अब देखिएगा उसके पास जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है कि उसने फेडरल के जो कैबिनेट के लोग हैं उसको अपॉइंट करना है, उसने एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना है, वो कमांडर इन चीफ़ है, वो सारी चीज़ें हैं उसकी। ये जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उस पर एक चेक होता है। वो चेक कौन रखता है? सेनेट रखता है। अब देखें प्रेसिडेंट ने अगर अपनी कैबिनेट के बंदे अपॉइंट कर लिए हैं, लेकिन उसका अप्रूवल उसने कहाँ से लेना है? सेनेट से लेना है। अगर वो वॉर करना चाहता है तो वॉर के लिए अप्रूवल किससे लेना है? सेनेट से लेना है। अगर वो किसी ऑफिशियल को रिमूव करना चाहता है तो वो रिमूवल के लिए कंफर्मेशन कौन देगा? सेनेट देगा। अगर वो जजेस को अपॉइंट करना चाहता है तो जजेस की अपॉइंटमेंट का भी फाइनल कंफर्मेशन कौन देगा? सेनेट देगा। ये पावर्स पे क्या है? चेक है, और उन पावर्स को बैलेंस किया जाता है। ये ही सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। ये मैंने साथ साथ आपको एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे ना सेनेट और जो कांग्रेस है उसके भी पावर्स तो हमने ऊपर देखी, इनकी पावर्स के ऊपर भी किस तरह से चेक है। अब कांग्रेस का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर करना, कानून बनाना, कोई अमेंडमेंट करना, कोई बिल पास करना, ये सारा काम कांग्रेस का है। अब देखें कांग्रेस जो भी लॉ पास करती है, कोई भी कानून बनाती है, कोई बिल पास करती है, उसको फाइनल अप्रूवल किससे लेने? फाइनल सिग्नेचर जो करवाने हैं वो किससे करवाने हैं? प्रेसिडेंट से करवाने हैं। अब प्रेसिडेंट जो है अगर उस चीज़ को सही समझता है वो सिग्नेचर कर देगा, अदरवाइज़ उसके पास दो ऑप्शन है, एक वीटो और दूसरा पॉकेट वीटो। दोनों चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं आपको। अब दूसरी तरफ हमारे पास है जुडिशरी। अब जुडिशरी जो है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट फिर एक चेक रखेगा ना उसके ऊपर कि जजेस को अपॉइंट करना और जजेस को रिमूव करना, ये किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इस पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट ने किसी जज को बनाना है, अपॉइंट करना है या उसको रिमूव करना है तो वो किससे कंफर्मेशन लेगा? वो कांग्रेस से कंफर्मेशन लेगा। तो ये सिस्टम है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को बैलेंस किया जाता है बाय यूजिंग द
मेथड ऑफ चेक्स, ठीक है, चेक रखे जाते हैं उनकी पावर्स पे। अब इसी तरह से ये डिस्कशन जो ऊपर मैंने की है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस की पावर्स को भी साथ साथ मेंशन करके ना उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर जो चेक है वो भी मेंशन किया है। अब लास्ट पे है हमारे पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस, जो अपर हाउस है, जो यूएसए का अपर हाउस सेनेट है और पाकिस्तान का भी अपर हाउस सेनेट है, जबकि इंडिया के अपर हाउस को राज्य सभा कहा जाता है, राज्य सभा। अब इन तीनों की पावर्स देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? यूएसए का सेनेट कब इस्टेब्लिश हुआ? 1789 में। और इंडिया का जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ? आर्टिकल 80 to 122 जो है ये इसकी पावर्स वगैरह को एक्सप्लेन करता है। और 1950 में जो है जब इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी राज्यसभा बना। लेकिन पाकिस्तान का जो सेनेट है ना, पाकिस्तान के पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन आए थे 1956 का भी और 62 का भी, तब हमारा सेनेट नहीं था। हमें पता है तब पाकिस्तान एक यूनिकैमरलिज्म था। लेकिन जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो हमने बाईकैमरलिज्म सिस्टम को अडॉप्ट किया और हमारा अपर हाउस जो है वो सेनेट बना। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 59 और 60 जो है वो सेनेट की पावर्स को बताते हैं। अब नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात की जाए तो सेनेटर जो यूएसए का है उसके 100 मेंबर्स हैं, हर स्टेट से 2 मेंबर्स हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं। फिर राज्यसभा, इंडिया का अपर हाउस, उसमें 245 मेंबर्स हैं। 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, और बाकी जो है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं। इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये है कि आपके लोग डायरेक्टली उनको इलेक्ट नहीं करते, बल्कि आपके जो लेजिस्लेचर्स के मेंबर होते हैं ना वो उनको इलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है। टोटल सीट्स 100 हैं। और यहाँ पे क्या है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, यानी कि जैसे कि यूएसए में ना कि सारे प्रोविंसेस से इक्वल सीट्स जो हैं ये दी जाती हैं और कुछ रिजर्व्ड होती हैं टेक्नोक्रेट्स के लिए। और इनको भी इलेक्ट कौन करता है? इनको भी डायरेक्टली हमारी आवाम इलेक्ट नहीं करती, बल्कि इनको भी जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं। टर्म की बात की जाए तो यूएसए के सेनेट का भी 6 ईयर है, पाकिस्तान का भी 6 ईयर है, और राज्यसभा इंडिया जो है उनका भी 6 ईयर है। और यहाँ पे भी जो 2-2 साल तक के बाद जो है वो इलेक्शंस होते रहते हैं। इलेक्शन प्रोसेस क्या है? इंडिया जो यूएसए है वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे सेनेटर्स को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान और इंडिया में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट किया जाता है। इक्वालिटी ऑफ, अब यहाँ पे देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है, कि सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी जो सीट्स हैं वो किस तरह से हैं। अब जो यूएसए है वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी है, यानी कि सारी स्टेट्स जो होंगी वहाँ से इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। और पाकिस्तान में भी यही है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जबकि इंडिया में जो है स्टेट्स हैव अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया का जो अपर हाउस है वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही सीट्स जो हैं वो दी जाती हैं, कि जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा सीट्स। अब लॉ मेकिंग में क्या काम है? अब जो यूएसए का अपर हाउस है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उसके पास ज़्यादा राइट्स हैं, उसके पास ज़्यादा जो है पावर्स हैं लॉ मेकिंग में। जबकि जो हमारे पास या इंडिया के पास अपर हाउस है वो बहुत ज़्यादा जो है उसका किरदार नहीं होता लॉ मेकिंग में। वो जस्ट किसी भी लॉ को डिले कर सकता है, मनी बिल्स वगैरह को, या फिर उसको जो है उसको पास होने से थोड़ी देर डिले कर सकता है। तो ज़्यादा किरदार जो है अपर हाउसेस का लॉ मेकिंग में इतना ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, कि कौन सा सेनेट जो है उसका एग्जीक्यूटिव पे कितना ज़्यादा होल्ड है। तो जो यूएसए का हमारे पास सेनेट है ना वो ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पावर्स डिस्कस भी की थी कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है, किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट करती है, तो उसको अल्टीमेटली जो कंफर्मेशन चाहिए होती, जो पावर जो अप्रूवल चाहिए होता है वो किसका चाहिए होता है? सेनेट का।
लेकिन हमारे पास जो इंडिया का सेनेट है, जो उसका अपर हाउस है, उसका एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी में इतना ज़्यादा कोई भी किरदार नहीं होता। और पाकिस्तान का जो सेनेट है उसका तो वो डायरेक्टली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता इस तरह की अकाउंटेबिलिटी में। फिर है ट्रीटी रेटिफिकेशन के, ट्रीटी को जो है वो रेटिफाई करना, उसको अप्रूव करना, ये यूएसए का जो सेनेट होता है ना, ये इसकी एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। और किसी भी सेनेट की जो है, जो अपर हाउसेस हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनमें से किसी के पास भी ऐसी कोई पावर नहीं मौजूद। लेकिन यूएसए का जो सेनेट होता है उसके पास ये पावर है कि वो ही इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो रेटिफाई करेगा। ना इंडिया के अपर हाउस के पास ये पावर है और ना ही पाकिस्तान के अपर हाउस के पास। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट्स, अब देखिए कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट होती है, जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरीज जो होते हैं, एम्बेसडर्स हैं, जजेस हैं, या फिर फेडरल जो ऑफिशियल्स होते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के, जब एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है तो उनका फाइनल अप्रूवल जो होता है वो कौन देता है? सेनेट देता है। लेकिन इंडिया का अपर हाउस और पाकिस्तान का अपर हाउस ये अपॉइंटमेंट्स में किसी भी तरह से जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यही कहता है कि अगर फेडरल ऑफिशियल्स की या फिर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट होनी है तो वो सेनेट कंडक्ट करता है। जबकि जो हमारे पास इंडिया है, इंडिया में ये है कि जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है उसमें अपर हाउस इन्वॉल्व होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि दोनों जो है वो इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोअर हाउस है और जो अपर हाउस है। लेकिन जो पाकिस्तान का सेनेट है उसमें ये ट्रायल पावर्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। जॉइंटली जो है वो एक्शन लिया जाता है नेशनल असेंबली के से और सेनेट से। फिर हमारे पास है इनिशिएशन ऑफ मनी बिल्स, जो मनी बिल्स होते हैं, जो अमेरिका का सेनेट है वो मनी बिल्स इनिशिएट नहीं करता, जस्ट उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वही मनी बिल जो है वो इनिशिएट करता है, और सेनेट उसको अमेंड भी नहीं कर सकता और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया का जो अपर हाउस है वो भी मनी बिल्स को किसी भी तरह से ना अमेंड कर सकता है ना रिजेक्ट कर सकता है, जस्ट उसके ऊपर 14 डेज तक डिबेट जो है वो हो सकती है। पाकिस्तान का भी जो सेनेट है उसके पास भी कोई भी इस तरह की पावर्स नहीं होती कि मनी बिल्स को इनिशिएट करना या रिजेक्ट करना। बस उसमें कुछ कमेंट कर सकता है कि इसमें कोई वीकनेस है, कोई लिमिटेशंस हैं। इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो है वो पाकिस्तान में सेनेट का होता है मनी बिल्स पे, पर डायरेक्टली कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। फिर है इन्फ्लुएंस ऑन फॉरेन पॉलिसीज़। अब फॉरेन पॉलिसीज़ यानी कि आपने एम्बेसडर्स को अपॉइंट करना है, कोई फॉरेन ट्रीटी साइन करनी है, कहीं पे वॉर करनी है, ये किसी भी किस्म के फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो शेप अगर दिए जाएंगे तो उसमें जो यूएसए का अपर हाउस है, जो सेनेट है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। जबकि पाकिस्तान और इंडिया का अपर हाउस जो है वो फॉरेन पॉलिसी की फॉर्मुलेशन में जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास है कमेटी सिस्टम। अब कमेटी सिस्टम जो है, जो हमारे पास अमेरिका का सेनेट सिस्टम है उसमें सेनेट कमेटीज़, जिसमें जुडिशरी, फॉरेन रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को शेप दिया जाता है, पॉलिसी में जो है इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यूएसए का सेनेट इस प्रोसेस में हाईली इन्फ्लुएंशियल है, जबकि जो इंडिया का अपर हाउस है उसमें कमेटी सिस्टम एग्जिस्ट करता है बट लेस इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, वो उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अथॉरिटेटिव नहीं है जितना हमारे पास यूएसए का जो है वो सेनेटर है। पाकिस्तान में भी कमेटी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन उसका भी जो इन्फ्लुएंस है फॉरेन पॉलिसी या दूसरी चीज़ों पे वो इतना ज़्यादा नहीं है। फिर है पब्लिक परसेप्शन एंड प्रेस्टीज। अब ये देखें, अब जो यूएसए का सेनेट है ना वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस होते हैं उनकी फ़ाइनल कंफर्मेशन जो है वो सेनेट से होती है। इसलिए प्रेसिडेंट जो चाहता है वो सेनेट के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहता है, ताकि उसके जो एक्शंस हैं, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं, उनको जो है वो इजीली अप्रूवल सेनेट से मिल जाए। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तान का अपर हाउस हो या इंडिया का अपर हाउस हो, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होता और पॉलिसी मेकिंग वगैरह में वो डायरेक्टली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होता।